मेरे इस चैनल के ऊपर सारे दर्शक श्रोता सबका अभिवादन, सादर सप्रेम नमस्कार। श्री महावीर सिंह विलक्षण अनोखे क्रांतिकारी, बचपन से लेकर कानपुर डीएवी कॉलेज के पहुंचने तक की यात्रा, वहाँ पर कैसे कैसे किन किन लोगों से संपर्क आया, किन लोगों से संबंध बने, भूमिका देशभक्ति की बन चुकी थी और डीएवी कॉलेज में आने का लक्ष्य भी यही था। शिव वर्मा नाम के एक सीनियर स्टूडेंट के साथ, जो पहले से ही क्रांतिकारियों के साथ पूरी तरह से जुटे हुए थे, लगे हुए थे, ज़्यादा घनिष्ठता हो गई थी। कल मैंने बताया था कैसे वो मुंह लटका के उदास निराश बैठे हुए थे, आसमान की तरफ देख रहे थे। शिव वर्मा ने आके बोला, भाई महावीर क्या हो गया, तुम तो ऐसे नहीं बैठते कभी, तुम्हें तो कभी मैंने उदास नहीं देखा। और उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी का लेटर आया है, पत्र आया है, उसके अंदर उन्होंने मुझे कहा है कि तुम्हारी शादी निश्चित कर दी गई है, जल्दी से घर आओ। तो मैं इसलिए उदास हूँ भाई, मैं तो रास्ता चुन चुका हूँ अपना। मैंने तो भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए इस जीवन के अंदर संकल्प ले लिया है कि जान दूंगा तो जीऊँगा तो उसके लिए, मरूंगा तो उसके लिए। ये शादी विवाह वगैरह मेरे जीवन का कैलेंडर में कहीं नहीं आ रहे। तो शिव वर्मा ने उसको सुझाव दिया कि आप लेटर लिखो, पत्र आया है तो पत्र का जवाब पत्र से दो। महावीर ने पत्र लिखा, उसके अंदर अपने सारी घर मन की अवस्था लिखी, ये मैंने कल सारा बताया था। पत्र पाते ही पिताजी ने, अब थोड़ा सा संक्षेप में आगे ले जा रहा हूँ आपको, पत्र में जो कुछ लिखा हुआ था सब कुछ कल बताया था कि भी मैंने ये सोचा है, ये संकल्प है मेरा, मुझे तो ये जन्म क्या कितने ही जन्म भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए ही लगाने हैं और मैं ऐसा निर्णय कर चुका हूँ, इसलिए पिताजी मैं शादी नहीं करवाऊँगा। पिताजी ने पत्र पा करके जो बदले में फिर पत्र लिखा, उसकी पहली पंक्ति थी कि मैं धन्य हो गया, मैं गदगद हो गया तुम्हारा पत्र देखकर, पढ़कर, लेकिन देशभक्ति का जो मार्ग तुमने चुना है ये बहुत ही संकट का, कष्ट का, बहुत कई तरह की चुनौतियों का और हर प्रकार से 24 घंटे जान हथेली पर रख के काम करने का है। ये सरल मार्ग नहीं है। क्या तुमने ऐसी कल्पना की है? तुम्हारे संकल्प में इतना दम है? और याद रखना, इस मार्ग में पीछे मुड़ के नहीं देखते, थकते भी नहीं, हाँफते भी नहीं। ये बाप बोल रहा है अपने पिता को, पीछे मुड़ के मत देखना और अपने साथियों को कभी भी धोखा मत देना। ऐसे सारे मार्गों में जहाँ बहुत अच्छा हो रहा होता है, वहाँ पर अपवाद रूप में कुछ और भी हो जाता है। मैंने कई बार क्रांतिकारियों की घटनाएं सुनाते समय ऐसे मुखबिरों के बारे में भी, ऐसे जो थोड़ा दो मार्ग ठीक चलते हैं, बाद में बहक जाते हैं, बिक जाते हैं या प्रेशर में आ जाते हैं, या वो सजाएं, दंड, उत्पीड़न सहन नहीं कर पाते। तो एक पिता अपने पुत्र को उसकी पूरी एक कल्पना दे रहा है, चित्र खींच रहा है और ठीक ठाक उसको डराने वाला कि कहीं तुमने ऐसे ही इमोशनल हो के ऐसा सोच लिया हो, पर बेटे सचमुच में अगर तुम इस मार्ग पर चल पड़े हो तो मैं धन्य हो गया, मैं अब तुम्हारी शादी की बात नहीं करूँगा। पिता की भावना का हमेशा याद रखना। तुमने ये निर्णय लिया और मैं भी तुम्हें देश के लिए सुपुर्द कर रहा हूँ।
मैं भी तुम्हें इस देश के लिए काम आ जाओ, ये भगवान से कामना करूंगा। कल मैंने कहा था, कहाँ तो सुनने को ये मिलता है ज़्यादा, भगत सिंह पैदा तो हो लेकिन पड़ोसी के घर में, ना अपने घर के बच्चों को तो शादी करनी है, बच्चे होने हैं, खानदान बढ़ाना है, ये वो वगैरह वगैरह। एक बाप अपने बच्चे को बोल रहा है कि अगर तुमने ये संकल्प लिया है तो मैं भी शादी को भूल गया, तू भी भूल जा, अब पीछे मुड़ के नहीं देखना, लेकिन संकल्प दमदार हो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, अब मैं तुमसे शादी की बात कभी नहीं करूंगा। पत्र पाकर महावीर का भी दिल खिल उठा, आत्म विभोर हो गया, खुशी से नाचने लगा, झूमने लगा। अरे मैंने तो पिता को ऐसे समझा ही नहीं कभी। और उस पिता ने जानबूझ के डीएवी कॉलेज में भेजा था, क्योंकि उसने 8वीं कक्षा के अंदर ही जो अपने हेडमास्टर से बहुत बड़ी सजा पाई थी देशभक्ति के मार्ग, असहयोग आंदोलन के अंदर भाग लेने की, पिता को तभी लग गया था कि ये बच्चा देशभक्ति के मार्ग पर बहुत आगे जा सकता है। कानपुर ये सोच के नहीं भेजा था कि जाओ बच्चे मैं तुम्हें डिग्री करवाने के लिए भेज रहा हूँ घर से दूर। बाप को पता था कि कानपुर डीएवी कॉलेज में देशभक्त लोगों का और देशभक्ति का माहौल था। आज ये भी गदगद हो रहा था। पार्टी के आह्वान पर उन्होंने, श्रीमान महावीर सिंह ने कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके, डीएवी कॉलेज की पढ़ाई संपन्न करके, पूर्ण करके, पार्टी ने फैसला किया लाहौर आ जाओ। लाहौर चले गए। वहां पर जब भगत सिंह और राजगुरु दोनों की फायरिंग से सैंडर्स के ऊपर जो हमला हुआ था सैंडर वध के अंदर, और तीसरे अंगरक्षक को चंद्रशेखर ने खत्म किया था, लेकिन ये दोनों साइकिल पर थे। ये दोनों साइकिल पर कितनी दूर जा सकते थे तय था, साइकिल कहाँ छोड़ना है, आगे किसने लेना है। जहां साइकिल छोड़ेंगे और जिस कार में बैठे भगत सिंह और राजगुरु, वो कार चलाने वाला ड्राइवर महावीर सिंह था। जब कानपुर से वो लाहौर आ गया तो लाहौर में आकर के उसने मोटर चलाने का भी ट्रेनिंग ले ली और लाइसेंस भी बनवा लिया। इतना ही नहीं, जब आगे जाकर के दिल्ली असेंबली के अंदर जो बम विस्फोट हुआ था, उसमें भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त दोनों ने सरेंडर कर दिया था। करना ही था, उनको समर्पण करना था। वो तो एक आवाज देश को सुनानी थी, वो तय था कि हमको समर्पण करना है। उसके उपलक्ष्य में बहुत सारे क्रांतिकारियों को पकड़ा जा रहा था। उसी में महावीर सिंह को भी पकड़ा गया, पकड़ के लाहौर जेल के अंदर लाया गया। लाहौर जेल में आने के बाद जेल अधिकारियों के साथ और पुलिस अधिकारियों के साथ अनबन सी हो गई, उठापटक सी होती रही। ये रिएक्ट करता रहा, विरोध करता रहा। पुलिस वाले, जेल अधिकारी भी परेशान हो गए कि महावीर सिंह तो बहुत उश्रृंखल है, उदंड है, मानता नहीं है। लाहौर जेल में ये सब चल ही रहा था, और इस बीच में पुलिस और जेल अधिकारियों के सख्त व्यवहार के कारण, अन्यायपूर्ण व्यवहार के कारण महावीर सिंह ने भूख हड़ताल शुरू कर दी अपने कुछ साथियों के साथ। इसको पुलिस ने कैसे डील किया, कैसे आगे की यात्रा रही, कैसे ये काला पानी पहुंचे, काला पानी में क्या संघर्ष किया, और वो लाइन आखिरी मैंने पहले ही एपिसोड में सुना दी थी कि ये उन महान क्रांतिकारियों में से हैं जिन्होंने काला पानी की सजा भुगती
काला पानी की सजा पाए जाने वाले क्रांतिकारियों में से महावीर सिंह भी थे। और वहीं पर तो कल हम चलेंगे इस लाहौर जेल के बाद, और किस जेल में कहाँ क्या हुआ, सब जगह कुछ ऐसा ही होता रहा और सरकार तंग आकर के इसको काला पानी भेजने के लिए मजबूर हो गई। तो इस यात्रा के बाद, लाहौर की इस जेल के बाद काला पानी पहुंचने तक की यात्रा कल करेंगे, और अंतिम श्वास जो भगवान की गोद में चले गए हमेशा, इस सब का वर्णन हम कल करेंगे। देश के वो क्रांतिकारी आप देख रहे हैं, ये महावीर सिंह का नाम भाई मैंने कल भी कहा था, मैंने भी नहीं सुना हुआ था। और अब जब मैं उस समुद्र के अंदर तैरने के लिए आई गया हूँ, तो जितना गहरे जा पा रहा हूँ, वहाँ पर कई कुछ ऊपर तो वो शिप मिलते हैं, लेकिन और नीचे बहुत कुछ है। जितनी गहरे जा सकूँगा उतना ही ऐसे महापुरुषों के मैं दर्शन कर सकूँगा, आपको दर्शन करा सकूँगा, उनको ढूंढ के आपके सामने ला सकूँगा, और इन सब को आपके सामने लाने का केवल मेरा इतना ही कहना है। मेरा केवल यही आग्रह है आप सबसे, और मेरी भी प्राथमिकता ये क्यों है, ये मैं क्यों कर रहा हूं, अनगिनत अज्ञात मौन तपस्वी, नीम के पत्थर इस देश को आजादी लेके देने वाले, कुर्बान होने वाले, शहीद होने वाले, अपने आप को आहुत कर देने वाले, सर्वस्व निशावर लुटाने देने वाले, निशावर कर देने वाले ऐसे क्रांतिकारियों का, जिनके कारण से भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियां कटी और हमने स्वतंत्र भारत के दर्शन किए। ये जिन लोगों का बताया जा रहा है, इन्होंने तो देश को तोड़ा, भारत माँ के अंग काटे, ब्रिटिशर्स के साथ सौदा किया। सुभाष जिंदा जब मुर्दा मिलेगा आपको सौंपेंगे। ये पापी, ये काले अंग्रेज जिनको सत्ता सौंप के गए, वो इनके, ये लोग उनके ब्रिटिशर्स के स्पॉन्सर लीडर थे। कश्मीर 370-35 से तो चलो बाद में बड़ा तमाशा है, वो कुछ भी नहीं है। 370 और 56 के अंदर जम्मू कश्मीर का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन, 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे व्यक्ति के बलिदान के बाद भी, और 2-3 परिवार केंद्र को ब्लैकमेल करते रहे, आंखें दिखाते रहे, अपने करोड़ों अरबों खरबों की प्रॉपर्टीज बनाते रहे। आम जम्मू कश्मीर के किसी व्यक्ति के लिए कोई कुछ नहीं किया उन्होंने, कोई विकास नहीं। केवल कश्मीर 7% एरिए के, वो कश्मीर के 5-7 जिले टोटल, अब तो लद्दाख एक अलग से यूनियन टेरिटरी बन गया, और आज भी वही 7% लोग ही पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर शासन करने का स्वप्न लिए हुए हैं। डीडी इलेक्शन के अंदर वो सब कुछ सामने आ गया है। अब ये 2-4 दिन पहले मोदी ने क्या सोच के इनको बुलाया है, मैं हैरान हूँ। पर चूंकि अमित शाह और मोदी हमसे कम से कम ज़्यादा जानते हैं प्रत्यक्ष में वहाँ क्या चल रहा है, मैं तो एक आम आदमी की तरह ही अपने दुख को व्यक्त कर सकता हूँ कि इन चले हुए कारतूसों को मोदी ने मीटिंग के लिए क्यों बुलाया। डीडीसी इलेक्शन के अंदर लगभग रिजेक्ट हो चुके, पिट चुके। अरे बुलाना ही है तो डीडीसी के इलेक्टेड मेंबर को बुलाओ ना, उसमें पीडीपी के भी आ जाएंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी आ जाएंगे, और भी कई। और जिनको 13-14 लीडर्स को बुलाया था, वो सारे वो लीडर थे जो कभी ना कभी किसी न किसी तरह से बहुत बड़ा दाग है उनके जीवन के अंदर, बहुत कई तरह के कलंक हैं उनके माथे के ऊपर। देश को कई तरह से वो आंखें दिखा चुके हुए हैं, देश के खिलाफ बड़े बड़े वो युद्ध और कई हत्याएं वो कर चुके हुए लोग थे। उनमें 14 लोगों में जिनके साथ मोदी अमित शाह ने बात की है। पर चूँकि वो लंबी गेम खेल रहे होंगे, मैं यही कह सकता हूँ कि 370-35 से ख़त्म करने का अद्वितीय साहस का परिचय देने वाले
वो लोग ऐसे ही बुला रहे होंगे। क्यों बुला रहे हैं अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं है, लेकिन मेरे जैसे आम आदमी को, देश के सज्जन और देशभक्त आदमी को ये कष्ट हुआ है। 2 मई के बाद, बंगाल रिजल्ट के बाद जो हिंदुओं के साथ बंगाल के अंदर जो हुआ है, उसमें केंद्र सरकार का उस प्रकार का जो एक रिस्पॉन्स दिखना चाहिए था, प्रश्न राष्ट्रपति राज का नहीं है। प्रश्न और भी कई खड़े हैं ना, वहाँ पर ये लोग सामने कहीं खड़े हुए दिखे हैं। और जम्मू कश्मीर के मामले में इन चले हुए कारतूसों को, फ्यूज बल्ब को बुला करके वो क्या बताना चाह रहे हैं, पर अभी कुछ देर इंतज़ार करनी पड़ेगी। इनकी स्टेट्समैनशिप को देखना पड़ेगा, इनकी दूरदर्शिता को देखना पड़ेगा, इन्होंने क्या गेम खेली है, क्या खेल खेला है, इसको इंतज़ार करेंगे। लेकिन अब देश जाग रहा है, देश जाग चुका है। इस जगे हुए देश के अंदर कोई भी गलत काम करने की कोशिश करेगा, ये देश होने नहीं देगा। मैं जिन क्रांतिकारियों को आपके सामने ला रहा हूं सिर्फ इसलिए कि अन्याय हुआ है कि इनको कहीं इतिहास में नहीं लाया गया। अरे फर्स्ट क्लास से लेकर एमए तक, और इवन जो बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके अंदर भी इन लोगों को पढ़ाया जाना चाहिए। ये लोग त्यागी थे, तपस्वी थे, ये लोग बहादुर थे, वीरता और शौर्य के शिखर पर बैठे हुए लोग थे, जान हथेली पर रख करके देश के लिए काम करने वाले लोग थे। इनको नहीं पढ़ाया जाएगा? ये जो आज ऑफिसर्स बन के आते हैं, क्या इनके सामने देश कैसे बना है, देश कैसे बनता है, इस देश की आज़ादी कैसे मिली है? ये ब्यूरोक्रेट्स लुटेरा बन करके काम करेंगे। आज का लोकतंत्र नोट तंत्र बन के और गिरोह तंत्र बन के केवल इतना काम ही करेगा। सत्ता मिले कैसे और मिल गई तो स्थिर रहे कैसे, क्या यही काम होगा? ये नहीं चलेगा। अब देश जाग रहा है, केंद्रीय नेतृत्व से भी बहुत आशाएं हैं, बहुत किया है, बहुत कर रहे हैं, अभी बहुत करना बाकी है। देशद्रोहियों के खिलाफ जब तक सख्त से सख्त कानून नहीं बनेंगे, तब तक हमारे जैसे लोग चैन से नहीं बैठेंगे भाई। हम बोलते रहेंगे, कहते रहेंगे, अपनी आवाज़ को गुंजाते रहेंगे। तो आइए, महावीर सिंह के लाहौर जेल के बाद, इस भूख हड़ताल के बाद क्या हुआ और काला पानी कैसे पहुँचे, इसकी यात्रा तो हम कल पूरी करेंगे। लेकिन इन सबको श्रद्धांजलि देने का, स्मरण करने का, ये जो मैंने एक संकल्प लिया है, आज 154 वीडियोज़ हो गई, देशभक्ति के गीत के माध्यम से, संबोधन के माध्यम से आप तक पहुंच रहा हूं। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।